गुड आफ्टरनून क्लासेस। मैं श्रेयस श्रीवास्तव ऑस्कर एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज थर्ड लेक्चर है जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस हमने बनाए थे और 2 वीडियोस में लगभग 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने आपको दिए, जिसमें अनसॉल्व के वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने में सहायता करेंगे। आज हम तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको सहायता करेगा। आपको समझ में आएगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे करना चाहिए और एक जो सही आंसर होता है, सही सिलेक्शन जो है, जो चॉइस हमारी है कि हम सही आंसर को टिक करें, वो सही आंसर कैसे करते हैं, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे आने वाली क्लासेस जो हमारी होने वाली हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें हम आपको सहयोग करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स, जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम होना है जीव विज्ञान का, वो जब तक पूरा नहीं हो, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम आपको कुछ वीडियोस देते रहेंगे और संभवतः हम प्रयास करेंगे कि जो लगभग सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको करना आ जाए, आप सीख जाएं कि कैसे हम प्रश्न को करते हैं। आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया द्वारा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है। आपसे ये जो क्वेश्चन है वो फर्मेंटेशन अल्कोहल वाले चैप्टर से है। वो आपसे पूछना चाहता है कि फूले हुए आटे का, आटा फूल जाता, फूल का मतलब मैदा हो जाता है, फ्लपी हो जाता है। कहता है जो फ्लपी फूल जाने वाली समस्या, जो फूल जाने वाले है, वो फूलने का कारण क्या है, कौन सी गैस है। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड की मेकिंग की जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेड की मेकिंग में कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताते कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ब्रेड से बाहर निकल जाता है तो जो ब्रेड है वो हमारा थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है और उसमें कुछ छेद दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं। वो जो छिद्र ब्रेड में दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है, वो फ्लपी हो गया है, फूल गया है। इसी प्रकार से फूले हुए आटे में भी क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है वो किसके कारण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो हम यहां पे बताना चाहेंगे आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वो आंसर है जो बताता है कि फूले हुए आटा कौन से गैस के निकलने के कारण बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि डीएनए, हमें पता है कि डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये आज के समय में पता है। पूछता है कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जो डीएनए है हमारा वो आनुवांशिक पदार्थ है, इस बारे में किसने बताया था। देखो इसमें एक आंसर तो आपको बता दिया जाता है, अल्फ्रेड के बारे में। अल्फ्रेड के बारे में बताया जाता है कि जो अल्फ्रेड है उन्होंने बताया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पहला दिया गया है मैथियस मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। बीटल एवं टेटम, वाटसन एवं फ्रिक, वाटसन और फ्रिक, नहीं। यहां पे जो आंसर है वो बी है, जिसे अल्फ्रेड हर्स और मार्थे चेज ने दिया था। अल्फ्रेड एंड मार्थे, आप ये ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड और मार्थे थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछता है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। पूछ रहा है कौन सा नाइट्रोजनस
कंपाउंड है जो डीएनए में नहीं होता है। देखो डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में एडेनिन, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन पाया जाता है। आरएनए, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और यूरासिल पाया जाता है। अब यहां देखिए ऑप्शन क्या है, यहां पे कहता है थाइमीन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। डीएनए में, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, इसमें क्या नहीं है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन नहीं है। साइटोसिन रिप्लेस हो गया यूरेसिल से, यूरेसिल से रिप्लेस हो गया, मतलब ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए है। ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए है। आरएनए में क्या होता है, जो साइटोसिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरासिल से। अगला कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों का सम्मेलन किया। कितने लक्षण थे, 7 लक्षण थे। इन्होंने 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट का इस्तेमाल किया था। जैसे हाइट, पौधा लंबा या छोटा होगा, हाइट के आधार पे इन्होंने क्या बताया, हाइट के लिए बताया कि जो भी लॉन्ग वाले हैं वो कैपिटल टी इंडिकेट करेंगे, और जो शॉर्ट वाले हैं, जो छोटे पौधे हैं, वो स्मॉल टी इंडिकेट करेंगे। तो इन्होंने बताया, इन्होंने 7 कैरेक्टर, इन्होंने अपने प्रयोग में 7 विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है दात्र कोशिका अक्वक्ता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे पूछता है कि ये उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन को बेटा कहा जाता है म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। यहां कहता है दात्र कोशिका, अगर एक सेल की बात की गई है, एक कोशिका की बात की गई है, तो कोशिका में जो म्यूटेशन आएगा, जो उत्परिवर्तन आ रहा है, वो कौन सा हो सकता है। सेल के अंदर जो उत्परिवर्तन आता है वो होता है पॉइंट, एक है हमारा पॉइंट म्यूटेशन, इसे हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। अगर यहां पे कोशिका की बात किया है तो जो उत्परिवर्तन आएगा वो कौन सा आएगा, बिंदु उत्परिवर्तन आएगा। इसके साथ में हम और जान ले, जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें बिंदु परिवर्तन होता है। बिंदु के साथ में उसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से किसी एक का जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी आनुवांशिकीय परिवर्तन आ रहा है। इसमें डीएनए और आरएनए दो में से किसी एक का आनुवांशिक उत्परिवर्तन होगा, यानी कि म्यूटेशन होगा। जहां पे डीएनए या आरएनए की कोडिंग बदल जाएगी वो हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस पढ़ाया जाता था। आगे कहता है परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है। परागकण पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है। इस प्रकार के
याद कीजिए मेल पार्ट जिसे क्या कहा जाता था, एंथर कहा जाता था। और आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जब इसे काटा जा रहा है तो हम क्या देख रहे थे, कुछ इस प्रकार की आकृति निकल के आ रही थी जिसके अंदर जो परागकण है वो बन रहे थे और इसे नाम दिया गया था। इसे क्या नाम दिया गया था, इसे नाम दिया गया था लघु, सॉरी एक मिनट, लघु लघु बीजाणु धानी की बात किया गया था। और ये है लघु बीजाणु धानी जो परागकण बनाता है, जिसमें परागकण बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है परागकण का बाहरी चूल किससे बना होता है। परागकण का बाहरी चूल किससे बना होता है। ये रहा परागकण, इस परागकण के बाहरी छोर पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता था। याद कीजिए, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता था। ये क्या था, ये ऐसे ध्यान में, ये क्या था, ये स्पोर था, स्पोर, ये स्पोर है। यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलिन। स्पोर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या था, स्पोर था। तो ये जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरो पॉलिनिन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन है, ये किसका बना हुआ, स्पोर का बना हुआ है। तो यहाँ पे आंसर को मिल जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन स्टाफ ट्रांसमीटर कोड नहीं है। स्टाफ ट्रांसमीटर, स्टाफ ट्रांसमिनेटर का मतलब क्या होता है, स्टाफ ट्रांसमिनेटर का मतलब होता है जो जिसके बाद प्रोटीन बनना बंद ना हो। आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि हमारे सेल में जब अमीनो अम्ल बनते हैं तो वो कई सारे अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड एक साथ मिला के प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब पूछ रहा है, यहां पे 3 दिए गए, 4 दिए गए, AUG, अगला कहता है UAA, UGA, UAG। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है स्टॉप मतलब रोकने वाला, टर्मिनेटर कोडान कौन नहीं है। स्टॉप टर्मिनेटर कोडान कौन सा नहीं है। देखो AUG को बताया गया था स्टार्ट से, तो यही स्टार्ट है। बाकी अगर UAG आ गया, अगर UAG आ गया तो ये प्रोटीन आगे नहीं बढ़ेगा। UGA आ गया तो प्रोटीन आगे नहीं बढ़ेगा। UAA आ गया तो प्रोटीन आगे नहीं बढ़ेगा। यानी यहां पे जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो रुक जाएगा। और ये रुके नहीं, शुरुआत की बात कर रहा है, कहता है इनमें से कौन स्टॉप नहीं है, नहीं का याद ध्यान रखें। अगर यहां नहीं पूछा है तो मेरे पास आंसर क्या है, AUG। इसे हम स्टार्ट कोडान कहते हैं। AUG को स्टार्ट कोडान कहा जाता है। ये किसी भी अमीनो अम्ल के शुरुआती लक्षण। कहता है वातावरण में उपस्थित कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली, किसकी बात कर रहा है, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है। कह रहा है जो इम्यून सिस्टम है आपका, जो प्रतिरोधक तंत्र है, उस प्रतिरोधक तंत्र की अतिरंजित, अतिरंजित मतलब क्या होता है, अतिरंजित मतलब होता है ओवर, ये ओवर रिस्पांस को शो कर रहा है। और आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि ओवर रिस्पांस प्रतिक्रिया, ओवर रिस्पांस की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता था, ओवर रिस्पांस की प्रतिक्रिया को एलर्जी कहा जाता था। यहां पे देखो दिया गया है एलर्जी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? एम्ब्रियो की बात कर रहा है। कह रहा है भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? आगुणित, जिनका विभाजन ना हुआ हो, द्विगुणित, जिनका विभाजन 2 बार हुआ हो, त्रिगुणित, जिनका विभाजन 3 बार हुआ हो, या चौगुणित, जिनका विभाजन 4 बार हुआ हो। अब हम यहां से चलते हैं एम्ब्रियो के अंदर और हम देखते हैं कि यहां पे एक फ्यूजन, भाई एक निषेचन तो ये हो गया जब जो मादा गैमीट है वो नर गैमीट के साथ मिल गया। जब ये पोलर न्यूक्लियाई पाया जा रहा था, बताया गया था, तो ये 2 था, तो इनमें से एक जो है वो कहाँ आ गया था? नीचे आ गया था। एक बार विभाजन यहां हुआ होगा तो क्या बना होगा? यहां विभाजन हुआ होगा तो न्यूक्लियस, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन हुआ होगा किसका? यहां पे फॉर्मेशन हुआ होगा जाइगोट का। यहां पे फॉर्मेशन किसका हुआ? यहां पे फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। यहां पे जाइगोट बना। पहला विभाजन तो यही हो गया। दूसरा विभाजन, जाइगोट आगे बढ़ेगा 2 कोशिकाओं में, दूसरा विभाजन हो गया। दूसरा विभाजन यहां हो गया और ये जो था ये इसके साथ मिलके फ्यूज हो गया, और जब ये पूरी तरीके से फ्यूज हुआ तो इसने क्या किया? इसने बाहरी परत बना ली, और ये जो बाहरी परत बनी इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष है, पहला, दूसरा और तीसरा कितने के साथ में? एक कोशिका 3 कोशिकाओं के साथ में जुड़ रही है। एक कोशिका 3 कोशिकाओं के साथ में जा रही है, यानी कैसा हुआ? त्रिगुणित हुआ। कैसा? त्रिगुणित, यानी 3 बार विभाजन हुआ, 3 गुणित, त्रिगुणित हुआ। अगला कहता है मेंटल के एकल संकर क्लास में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः क्या होता है? देखो, एक लंबा पौधा हो गया, एक छोटा पौधा हो गया। हमने दोनों का क्लास कराया। दोनों का क्लास जब कराया तो हमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिले, यानी पहली पीढ़ी के आने वाले जितने भी पौधे थे वो सभी के सभी कैसे थे? टाल थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने इसका सेल्फ क्लास करा दिया जो क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एकल संकर क्लास करा रहे हैं, यानी कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेल्फ क्लास कराएंगे। अगर आप इसका सेल्फ क्लास कराते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एक पौधे वो मिले जो पूर्ण रूप से लंबे थे, दूसरे पौधे जो हेटेरोजाइगस की कंडीशन में, और तीसरे पौधे जो छोटे वाले होमोजाइगस की कंडीशन में। इसका अनुपात निकल के आता था 1:2:1। और जो हम इसे देखते थे तो ये क्या था? ये था जीनोटाइप। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है फिनोटाइप। हम देखें ये वाला पौधा और ये वाला पौधा दोनों मिला कितने हो गए? 3, और ये क्या हो गया? 1, यानी 3 पौधे ऐसे मिलेंगे जो लंबे होंगे और एक पौधा ऐसा मिलेगा जो क्या होगा? छोटा होगा। यहां पे देखो अनुपात आपको समझ में आ गया है, 3:1। ये 3:1, ये इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के रोग जनक का नाम। टाइफाइड के बारे में आपको पढ़ाया है डिजीज वाले चैप्टर में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि यहाँ पे जो रोग जनक है उसे सल्मोनेला
टाइफी कहा जाता था, सल्मोनेला टाइफी। देखो टाइफाइड, एस्केरियासिस, सल्मोनेला, ये है ऑप्शन मिल गया, सल्मोनेला, अमीबा, प्लाज्मोडियम, नहीं क्या है, सल्मोनेला है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे को नहीं है। कहता है मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, कौन सा लक्षण? पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है। भाई अगर उपत्वचा मोटी नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया परिपूर्ण कैसे होगी? दूसरा, रंध्र गहरे गर्भ में व्यवस्थित होते हैं। पत्तियों का कार्य तना करने से होता है। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाया जाता है। यही नहीं होगा, पत्तियों में जो रंध्र है वो दोनों सतहों पर तो पाया जाएगा लेकिन बराबर संख्या में नहीं पाया जाएगा, उसकी संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। अगला ये ठीक है, ये आपका वही क्वेश्चन है अभी हम लोगों ने देखा कि भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी, त्रिगुणित, और जो आपका मेंडल में जो सेम क्लास कराया गया वो कितना कराया गया, 3:1 में कराया गया। ठीक है, तो यहीं पे आपकी जो क्लासेस है वो होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा आज की डेट में लगभग हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस किए और हम आगे आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें हमारे क्वेश्चन को, और थोड़ा हमारी जो चैनल है आस्कर एजुकेशन क्लासेस, आप चाहें तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो भी आपको वह सारी जानकारी दी जाएगी जो ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है, और यदि आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको वह सारी जानकारी दी जाएगी जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाई जाती है। क्लासेस आपके लिए बराबर रहेंगी। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई चीज़ें और बेहतर चीज़ें ला सकें। धन्यवाद।